जब एक बहू ने अपनी अनपढ़ सास का किया अपमान, तो उसके ससुर ने ऐसा सबक सिखाया कि बहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। श्याम प्रसाद जी एक रिटायर बैंक अधिकारी थे। उनकी उम्र लगभग 65 साल हो चुकी थी। उनका स्वभाव शांत था, पर जब बात सिद्धांतों की आती तो वे किसी भी हाल में समझौता नहीं करती। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी उम्र में उनसे 5 साल छोटी थी। बचपन में ही पढ़ाई छूट गई थी, इसीलिए उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। पर घर गृहस्थी का हर काम, रिश्तों को संभालना, प्यार और त्याग, ये सब बहुत अच्छी तरह से आता था। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहा करती, भाभी जी आप भले ही पढ़ी लिखी नहीं हैं, पर आपकी अक्ल और अनुभव किसी किताब से कम नहीं। सुमित्रा बस हल्की मुस्कान देकर टाल देती। उनका एक ही बेटा था रितेश, जो एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। ऑफिस के काम में व्यस्त रहने वाला, थोड़ा कम बोलने वाला इंसान। उसने अपनी पसंद से शादी की थी दीपिका से। दीपिका पढ़ी लिखी, सुंदर और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। शादी के शुरुआती दिनों में दीपिका सबके साथ घुल मिल गई थी, पर धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। उसे अपनी सासू माँ की अनपढ़ता चुभती थी। जब जब सुमित्रा कोई गलती करती, दीपिका ताना कसने का मौका नहीं छोड़ती। एक बार घर में बिजली का बिल आया। सुमित्रा देवी ने लिफाफा खोला और बड़ी मुश्किल से उसमें लिखी रकम समझने की कोशिश करने लगी। दीपिका हंसते हुए बोली, माँ जी छोड़ दीजिए, आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। आप तो बस इतना जानिए कि हर महीने हमें पैसे भरने पड़ते हैं। हाँ, पर ध्यान रहे कि ये सब मैं ही करती हूँ, आप नहीं। वो बात तो मजाक में कर रही थी, पर उसके लहजे में तिरस्कार साफ झलक रहा था। सुमित्रा देवी का चेहरा एक पल को उदास हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया पढ़ना लिखना ना आना मेरी मजबूरी थी, चाह नहीं। उस जमाने में लड़कियों को स्कूल भेजना आसान नहीं था। दीपिका ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अब तो जमाना बदल गया है ना। अब तो ये सब बहुत अजीब लगता है। ये सुनकर सुमित्रा जी चुप हो गई। श्याम प्रसाद जी पास ही बैठे थे। उनके दिल को ये ताना चुभ गया। वे जानते थे कि उनकी पत्नी अनपढ़ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई उनका मजाक उड़ाए। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक गृहिणी प्रतियोगिता रखी गई। उसमें सबको अपने अपने घर का कोई विशेष व्यंजन बनाकर लाना था। सुमित्रा देवी ने सोचा कि वे भी दाल बाटी चूरमा बना कर ले जाएंगी। वे सुबह से लग गई। दीपिका भी पास खड़ी थी, पर जैसे ही सुमित्रा ने कहा कि वे प्रतियोगिता में जाएंगी, तो दीपिका हंस पड़ी। माँ जी आप वहाँ जाएंगी? अरे वहाँ तो लोग डिश का नाम भी अंग्रेजी में बोलेंगे, और आपको तो बेकिंग पाउडर का मतलब तक नहीं पता। मैं ही बनाऊंगी कुछ मॉडर्न डिश, आप आराम कीजिए। सुमित्रा जी के मन को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने चुपचाप अपनी कढ़ाई हटा दी और दीपिका को काम करने दिया। प्रतियोगिता में दीपिका ने पास्ता विद चीज बनाया, पर जब परिणाम आया तो मोहल्ले वाली रीमा आंटी ने जीता। उन्होंने साधारण पकौड़े बनाए थे। घर लौटकर श्याम प्रसाद जी मुस्कुराए और बोले, देखा दीपिका, स्वाद और मेहनत का मुकाबला किसी अंग्रेजी नाम से नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ जो चूरमा बनाती है, उसका स्वाद कोई होटल भी नहीं दे सकता। दीपिका ने चुप्पी साध ली, पर मन ही मन वो खींच गई। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया, और सबसे बड़ा दुख तो ये था कि रितेश कभी बीच में नहीं बोलता था। श्याम प्रसाद जी कई बार बेटे से कहते, बेटा दीपिका को समझाओ, वो हमेशा तुम्हारी माँ का अपमान करती है। पर रितेश हर बार अपने पापा की बात को टाल देता। आप बेवजह सोचते हैं पापा, दीपिका बस मजाक करती है, आप इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। श्याम प्रसाद जी का दिल टूटता। वे सोचते, बेटा भी आंखें मूंद कर बैठा है, अब इस घर की इज्जत और सुमित्रा का सम्मान मुझे ही बचाना होगा। श्याम प्रसाद जी की आंखों में एक संकल्प चमक रहा था। उन्होंने मन ही मन तय किया, अब और नहीं, समय आ गया है बहू को सबक सिखाने का। उसे एहसास कराना होगा कि दूसरों की कमजोरी का मजाक उड़ाना कितना गलत है। कॉलोनी में दूध वाले की साइकिल की घंटी गूंज रही थी। रसोई में सुमित्रा देवी चाय बना रही थी। घर का माहौल सामान्य था,
पर उनके मन में हमेशा की तरह हल्की सी चिंता रहती थी। आज पता नहीं दीपिका क्या कहेगी। दीपिका रसोई में आई और बोली, माँ जी चाय में चीनी कम डालिएगा। पिछली बार इतनी मीठी बना दी थी कि ऑफिस वालों ने कहा आपकी सास तो हमें डायबिटीज कराने पर तुली है। सुमित्रा देवी का चेहरा हल्का उतर गया। वे कुछ कहती इससे पहले ही दीपिका हंस पड़ी। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप तो नाराज हो जाती हैं। पर सुमित्रा देवी जानती थी कि ये मजाक नहीं, ताना है। समय बीतता गया। दीपिका की आदतें और खुलकर सामने आने लगी। एक बार मोहल्ले की पड़ोसन रीमा आंटी घर आई। उन्होंने सुमित्रा देवी से कहा, भाभी मुझे आपकी सब्जी बहुत पसंद है, तरीका बता दीजिए। सुमित्रा देवी रसोई में सब्जी दिखा रही थी कि तभी दीपिका वहां पर आई। रीमा आंटी इनसे क्यों पूछ रही हैं? माँ जी तो बस सब्जी में नमक मिर्च डालकर समझ लेती हैं कि बहुत बड़ा काम कर लिया। रेसिपी तो आप गूगल से देख लीजिए, वहाँ सब सही सही लिखा है। रीमा आंटी को अजीब लगा। उन्होंने सुमित्रा की ओर देखा। सुमित्रा देवी हल्की मुस्कान के साथ चुप हो गई। एक दिन सुमित्रा देवी ने पूजा के लिए प्रसाद बनाया। वे चाहती थी कि थाली पर अपने हाथ से ओम लिखे, पर उनकी लिखावट टेढ़ी मेढ़ी हो गई। दीपिका ने तस्वीर खींचकर अपनी सहेली को भेज दी और हंसते हुए बोली, देखो मेरी सासू माँ का आर्ट वर्क, इन्हें तो पेन पकड़ना भी नहीं आता। सुमित्रा ने ये सब देखा पर बोली कुछ नहीं। उसके आंसू गालों तक आ गए थे, जिन्हें उन्होंने पल्लू से छुपा लिया। दीपिका की सहेली नीलिमा घर आई। बातचीत के दौरान दीपिका ने कहा, तुम्हें पता है नीलिमा, मेरी सास को मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता। इससे तो अच्छा हमारे मोहल्ले का चौकीदार है। नीलिमा हल्की मुस्कान देकर चुप रह गई, पर सुमित्रा देवी के दिल पर गहरी चोट पड़ी। रात को जब दीपिका अपने कमरे में चली गई तो सुमित्रा देवी अकेले आंगन में बैठी थी। उनकी आंखें छलक आई। श्याम प्रसाद जी वहां आए और बोले, क्या हुआ सुमित्रा? फिर दीपिका ने कुछ कहा। सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए कहा, अजी मुझे आपसे कुछ कहना है। अब तो बहू हर दिन कुछ ना कुछ कह देती है, कभी चाय पर तो कभी सब्जी पर और कभी मेरी अनपढ़ता पर। मुझे लगता है मैं इस घर में बोझ बन गई हूँ। श्याम प्रसाद जी का चेहरा सख्त हो गया। सुमित्रा तुम इस घर की रीढ़ हो, तुम्हें बोझ कहने का हक इस घर में किसी को नहीं है, और मैं कसम खाता हूँ अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं करूँगा। धीरे धीरे सुमित्रा देवी के मन में हीन भावना बढ़ने लगी। वे अब कम बोलने लगी। पहले जहाँ वे मोहल्ले की औरतों से मिलती जुलती थी, अब घर से बाहर निकलना कम कर दिया। पूजा पाठ में भी उनका मन कम लगने लगा। कभी अकेले कमरे में बैठकर पुराने दिनों की यादों में खो जाती, जब श्याम प्रसाद जी उन्हें मेरी गृहलक्ष्मी कहकर बुलाते थे। पर अब उन्हें लगता मैं तो सबके सामने मजाक का कारण बन गई हूँ। श्याम प्रसाद जी ये सब देखते रहे। वे जानते थे कि सीधे समझाने से दीपिका पर असर नहीं होगा। उसे खुद अनुभव करना होगा कि अपमान कितना दर्द देता है। रात को खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा, अब और नहीं, वक्त आ गया है कि दीपिका को आईना दिखाया जाए। उसे वही दर्द महसूस कराना होगा जो वो रोज सुमित्रा को देती है। उस रात चांदनी में श्याम प्रसाद जी की आंखें और कठोर हो गई। अब उनके मन में एक ठोस योजना जन्म ले चुकी थी। सुबह का समय था और घर में हलचल शुरू हो चुकी थी। रितेश जल्दी जल्दी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। दीपिका मोबाइल पर अपनी सहेली से हंस हंस कर बातें कर रही थी। सुमित्रा देवी रसोई में नाश्ता बना रही थी और श्याम प्रसाद जी अखबार लेकर बैठक में बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें अखबार पर नहीं थी। वे गहरी सोच में डूबे थे। कल रात से ही उनके मन में एक तूफान चल रहा था। अब वक्त आ गया है कि दीपिका को उसकी गलतियां समझाई जाए। कुछ ही दिनों बाद मौका खुद ब खुद सामने आ गया। रितेश के ऑफिस में पार्टी थी और उसने अपने 5 सहकर्मियों को घर खाने पर बुला लिया। दीपिका बहुत खुश थी। वो चाहती थी कि सब उसकी तारीफ करें। उसने कहा, माँ जी आप तो बस आराम कीजिए, खाना बनाने का काम मैं संभाल लूँगी। सुमित्रा देवी ने सहजता से हामी भर दी। श्याम प्रसाद जी ने मन ही मन सोचा, यही सही वक्त है। पार्टी वाले दिन दीपिका सुबह से तैयारी में जुट गई। उसने इंटरनेट से इटालियन पास्ता, चॉकलेट पुडिंग और स्प्रिंग रोल की रेसिपी देखी। वो बार बार आईने में खुद को देखती, सजती संवरती और बार बार सासू माँ को निर्देश देती।
माँ जी ये प्लेट वहाँ रख दीजिए। अरे नहीं, ये ऐसे नहीं सजाते। आपको तो कुछ आता ही नहीं, छोड़िए मैं ही कर लूँगी। सुमित्रा देवी चुपचाप उसका कहा मानती रहीं। श्याम प्रसाद जी को ये सब देखकर गुस्सा भी आ रहा था और थोड़ी मुस्कान भी। उन्होंने सोचा बस अब वक्त आने वाला है। शाम को दरवाज़ा खुला और रितेश के ऑफिस के सहकर्मी घर में दाखिल हुए। सबने श्याम प्रसाद जी और सुमित्रा देवी को नमस्ते किया। दीपिका बड़ी शान से सबको ड्राइंग रूम में ले गई। सबकी बातचीत शुरू हुई। रसोई में दीपिका ने पास्ता गैस पर रखा, पर घबराहट और जल्दबाजी में उसने नमक ज़्यादा डाल दिया। पुडिंग ओवन में कच्ची रह गई और स्प्रिंग रोल्स का आटा सही से बेल नहीं पाया। जब खाना परोसा गया तो सबने चखते ही एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने सीधे कुछ नहीं कहा, पर चेहरों से साफ था कि स्वाद अच्छा नहीं है। श्याम प्रसाद जी ने हल्की मुस्कान के साथ बात शुरू की। दीपिका बहू, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, लेकिन लगता है पढ़ाई का असर रसोई तक नहीं पहुंचा। देखो, पास्ता में नमक समंदर से भी ज़्यादा है और पुडिंग तो अधपकी है। सभी मेहमान हंसी रोक नहीं पाए। दीपिका का चेहरा लाल हो गया। उसने आत्मविश्वास की दीवार ढह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि आज खुद वही सबके सामने मजाक बन जाएगी। रात को मेहमान चले गए। घर में खामोशी छा गई। दीपिका चुपचाप कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी श्याम प्रसाद जी उसके पास आए और शांत स्वर में बोले, बहू आज कैसा लगा जब सबके सामने तुम्हारे नाम पर हंसी हुई। दीपिका ने कुछ नहीं कहा, बस आंसू बहाने लगी। श्याम प्रसाद जी ने आगे कहा, यही दर्द तुम्हारी सासू माँ रोज झेलती है। जब जब तुम उनकी अनपढ़ता पर ताना कसती हो, तब तब उनका दिल ऐसे ही टूटता है। बिटिया, हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं। कोई अनपढ़ होता है, कोई खाना अच्छा नहीं बना पाता, कोई टेक्नोलॉजी नहीं जानता, लेकिन परिवार वही है जो इन कमजोरियों को ढक कर रखे और मजाक ना बनाए। दीपिका के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उस रात दीपिका बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसके कानों में श्याम प्रसाद जी की बातें गूंजती रहीं। मजाक और अपमान में फर्क होता है। परिवार वही जो कमजोरियों को ढक कर रखे। उसका दिल पहली बार अंदर से कांप उठा। रात बीत चुकी थी, लेकिन दीपिका के मन में अशांति बनी हुई थी। खाने की पार्टी का वाकया उसकी आत्मा को कचोट रहा था। मेहमानों की हल्की हंसी और ससुर जी की बातें बार बार कानों में गूंज रही थी। वो सोच रही थी, क्या मैं भी वही कर रही हूँ जो आज मेरे साथ हुआ। माँ जी भी तो रोज ऐसा ही महसूस करती होंगी। पर सुबह होते होते उसका व्यवहार अहंकार फिर से जाग उठा। उसने मन ही मन कहा, नहीं, ये तो सब एक बार की बात है। माँ जी तो सचमुच ही बहुत पीछे हैं। मेरा मजाक बनाना और उनकी कमजोरी में फर्क है। सुमित्रा देवी रोज की तरह रसोई में व्यस्त थी। उन्होंने सोचा कि दीपिका के लिए कुछ खास बनाए ताकि माहौल हल्का हो सके। उन्होंने आलू के पराठे बनाए और गर्मा गर्म परोस दिए। दीपिका ने पहला कौर लिया और तुरंत चेहरा बना लिया। माँ जी, आप पराठे में इतना तेल क्यों डाल लेती हैं? आप तो हमें मोटा ही बना देंगी। ये सब देसी तरीके अब पुराने हो चुके हैं। सुमित्रा देवी का मन टूट गया। उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया, हमारे ज़माने में यही पराठे सबको ताकत देते थे। पर अगर तुम्हें नहीं पसंद तो अगली बार कम तेल डाल दूंगी। दीपिका हंसते हुए बोली, आप कभी मॉडर्न तरीके से सोचना सीखिए माँ जी। आपसे तो मुझे कुछ सीखने की उम्मीद ही नहीं। ये सुनकर सुमित्रा के दिल में एक और तीर चुभ गया। एक दिन मोहल्ले की औरतें घर पर सत्संग करने आईं। सुमित्रा देवी को सबसे आगे बैठाकर भजन गाने को कहा गया। वे थोड़ी झिझकी, पर जैसे ही गाना शुरू किया तो दीपिका ने ताना कस दिया, अरे माँ जी, आप तो सुर बिगाड़ देती हैं। अच्छा होता कि ये काम किसी और को दे दिया जाता। सभी महिलाएं चुप हो गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर माहौल भारी हो गया। सुमित्रा देवी ने खुद को समेट लिया और पीछे हट गई। ये सब देखकर श्याम प्रसाद जी का दिल भर आया। रात को उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, क्यों सहती हो ये सब? बोल क्यों नहीं देती? सुमित्रा देवी आंसू पोंछते हुए बोली, जी बहू है, अगर मैं कुछ कहूँगी तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। और फिर मैं अनपढ़ भी तो हूँ, ये तो सच है ना। कभी कभी मुझे खुद ही शर्म आती है। श्याम प्रसाद जी का गुस्सा फूट पड़ा। नहीं सुमित्रा, ये तुम्हारी कमी नहीं है, ये उस जमाने की मजबूरी थी। मगर आज भी तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी मेहनत और त्याग ही इस घर को संभाले हुए है।
तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं। सुमित्रा ने चुपचाप पति की ओर देखा। उनकी आंखों में पहली बार खुद के लिए सम्मान की चमक दिखाई थी। अगले दिन रितेश ऑफिस से लौटा। श्याम प्रसाद जी ने उसे फिर समझाया, बेटा तुम्हारी माँ टूट रही है। तुम्हारी आंखों के सामने उसका आत्मसम्मान रोज कुचला जा रहा है। कब तक चुप रहोगे? रितेश ने थके हुए स्वर में कहा, पापा मैं दफ्तर के काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाता। माँ को चाहिए कि बहू की आदतों को इग्नोर कर दे। श्याम प्रसाद जी का खून खौल उठा। छोटी बातें? बेटा ये छोटी नहीं बहुत बड़ी बातें हैं। जिस दिन तुम समझोगे शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। धीरे धीरे सुमित्रा देवी ने खुद को और सिकोड़ा। वे अब मोहल्ले की किसी सभा में नहीं जाती। पूजा में भी धीरे धीरे बोलती ताकि कोई ताना ना मारे। जब जब दीपिका कुछ कहती वे बस मुस्कुरा देती पर अंदर से टूट जाती। उनके मन में एक ही सवाल गूंजता, क्या सचमुच मैं इस घर के लिए बोझ हूँ? रात को वे भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु मुझे शक्ति देना कि मैं ये सब कुछ सह सकूं, लेकिन मेरी आत्मा टूट रही है। कुछ दिन बाद ही मोहल्ले में रामनवमी का बड़ा आयोजन रखा गया। हर घर में एक सदस्य को जिम्मेदारी दी जानी थी। सभा में सभी इकट्ठा हुए। सबने सुझाव दिए कि कौन किस काम को संभालेगा। रीमा आंटी ने कहा, इस बार हमें प्रसाद वितरण की जिम्मेदारी किसी को देनी होगी। सभी औरतों ने सुमित्रा देवी का नाम लिया। भाभी जी इस काम में सबसे आगे रहती हैं। दीपिका तुरंत बोल पड़ी, अरे नहीं माँ जी को ये सब कहाँ आता है। ये सब तो मैनेजमेंट का काम है, मैं कर लूँगी। आखिर मैं पढ़ी लिखी हूँ। सभी महिलाएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। श्याम प्रसाद जी ने वहीं खड़े होकर कहा, ठीक है इस बार दीपिका ही देख लेगी। सुमित्रा देवी चुप हो गई। रामनवमी का दिन आया। मंदिर में भारी भीड़ थी। दीपिका ने पूरी तैयारी की थी, पर भीड़ देखकर उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। प्रसाद बांटने के लिए लोग धक्का मुक्की करने लगे। थालियां गिरी, बच्चे रोने लगे। दीपिका घबरा कर चिल्लाने लगी, अरे आप लोग लाइन में खड़े क्यों नहीं होते? कोई सुनता ही नहीं। लोग नाराज होने लगे। तभी श्याम प्रसाद जी आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, अरे भाई लाइन बनाइए, प्रसाद सबको मिलेगा। लोग शांत हुए और धीरे धीरे लाइन में खड़े हो गए। सुमित्रा देवी तुरंत आगे आई और सहजता से थाली संभाल ली। बेटा तुम आराम से बैठो, मैं देख लूँगी। कुछ ही देर में उन्होंने इतने सरल ढंग से प्रसाद बांटा कि सब प्रसन्न हो गए। लोग कहने लगे, वाह भाभी जी, आपने तो बहुत अच्छा संभाल लिया। यही असली अनुभव है। दीपिका एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया। उसे पहली बार लगा कि पढ़ाई लिखाई से भी ज़्यादा जरूरी है अनुभव और धैर्य। श्याम प्रसाद जी मुस्कुराकर सोच रहे थे। योजना की पहली कड़ी सफल रही। एक सप्ताह बाद श्याम प्रसाद जी ने अगला कदम बढ़ाया। उन्होंने सुमित्रा देवी से कहा, सुमित्रा इस बार बाजार से राशन लाने की जिम्मेदारी दीपिका को दो। उसे भी अनुभव होना चाहिए कि घर चलाना कितना कठिन होता है। सुमित्रा ने थोड़ी झिझक के साथ हामी भर दी। अगले दिन दीपिका को लिस्ट थमाई गई। वो बड़े आत्मविश्वास से बाजार गई, लेकिन दुकानदारों से मोल भाव करना, सही सामान पहचानना और दाम पर बातचीत करना उसे कठिन लग रहा था। भैया ये दाल कितने की है? 120 रुपये किलो। नहीं आप झूठ बोल रहे हो, कल तो 100 की थी। दुकानदार हंस पड़ा, बहन जी दाम रोज बदलते हैं और अगर समझ नहीं आता तो किसी को भेज दीजिए। पास खड़े मोहल्ले के लोग भी मुस्कुराने लगे, लेकिन दीपिका झेप गई और जल्दी जल्दी सामान उठाकर घर आ गई। घर आकर देखा तो आधा सामान या तो महंगा था या गलत। श्याम प्रसाद जी ने हल्की हंसी के साथ कहा, बहू यही तो अनुभव है। तुम्हारी माँ सालों से ये सब करती आ रही है बिना किसी गलती के। पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता, अनुभव और समझ भी जरूरी है। दीपिका चुप रही। अब दीपिका के मन में हल्की बेचैनी शुरू हो गई थी। वो सोचने लगी, मैं हर बार माँ जी को ताना देती रही कि उन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन घर चलाने का असली हुनर तो उनके पास है। मैं तो छोटी सी जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं निभा पाई। फिर भी उसका अहंकार पूरी तरह टूटा नहीं था। वो मन ही मन खुद को समझा लेती, नहीं मुझे बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। माँ जी अनपढ़ हैं, इसमें कोई शक नहीं। श्याम प्रसाद जी ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि अभी और कड़वे अनुभव जरूरी हैं। कुछ दिनों बाद घर में अचानक मेहमान आ गए।
गांव के कुछ रिश्तेदार आए थे जिन्हें शहर की आदत नहीं थी। सुमित्रा देवी रसोई में चली गई पर श्याम प्रसाद जी ने रोक दिया। नहीं सुमित्रा, इस बार दीपिका सब संभालेगी, आखिर वो पढ़ी लिखी है, उसे तो सब कुछ आता ही होगा। दीपिका थोड़ी हिचकी पर मना भी नहीं कर सकी। उसने खाना बनाने की कोशिश की पर गांव के रिश्तेदारों को उसका खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहू रानी, ये क्या किया, दाल में स्वाद ही नहीं है, सब फीका लग रहा है। दीपिका परेशान हो गई। आखिरकार सुमित्रा देवी ने रसोई संभाली और देखते ही देखते स्वादिष्ट खाना तैयार कर दिया। रिश्तेदारों ने कहा, भाभी जी आपके हाथ का स्वाद ही अलग है, आपकी बहू को अभी बहुत सीखना है। दीपिका का चेहरा झुक गया। श्याम प्रसाद जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहू देखो, अनपढ़ होने का मतलब ये नहीं कि कोई अनुभवहीन हो, और पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं कि सब आता हो। उस रात दीपिका देर तक सो नहीं पाई। उसके कानों में रिश्तेदारों की बातें और ससुर जी की सीख गूंजती रही। उसके दिल में धीरे धीरे अपराध बोध पनपने लगा। श्याम प्रसाद जी खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखते हुए सोच रहे थे, योजना का असर दिखना शुरू हो गया है, पर अभी उसे असली एहसास होना बाकी है। मैं उसे उस मुकाम तक पहुंचा कर ही दम लूंगा जहां वो सुमित्रा से माफी मांगकर उसका सम्मान करना सीखे। दिन रविवार का था। मोहल्ले में हर रविवार को सांस्कृतिक सभा होती थी जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सब मिलकर कोई न कोई कार्यक्रम करते। इस बार सभा की जिम्मेदारी श्याम प्रसाद जी को सौंपी गई थी। उन्होंने सोचा यही सही मौका है दीपिका को असली आईना दिखाने का। सबको खबर कर दी गई कि रविवार की सभा में गृहिणी प्रतिभा प्रदर्शन होगा। हर घर की बहू या बेटी को कुछ ना कुछ प्रस्तुत करना होगा, चाहे कविता, चाहे भाषण या फिर खाना बनाने की कला। मोहल्ले में उत्साह फैल गया। रीमा आंटी बोली, इस बार तो दीपिका ही बाजी मारेगी, आखिर इतनी पढ़ी लिखी जो है और अंग्रेजी में भी बोल सकती है। दीपिका को भी पूरा भरोसा था। उसने निश्चय किया कि वो अंग्रेजी में एक स्पीच देगी, रोल ऑफ मॉडर्न वुमेन इन सोसाइटी। उसने घंटों इंटरनेट से नोट्स बनाए और दर्पण के सामने खड़ी होकर अभ्यास किया। वो बार बार कहती, इस बार सब मेरी तारीफ करेंगे। सुमित्रा देवी चुप थी। श्याम प्रसाद जी हल्की मुस्कान के साथ सब देख रहे थे। रविवार शाम को पार्क में सभा लगी। कुर्सियों की कतारें सजी थी। स्टेज पर माइक लगाया गया। बच्चे कविताएं सुनाने लगे और बुजुर्ग भजन गाने लगे। अब बारी आई गृहिणी प्रतिभा प्रदर्शन की। पहली बार रीमा आंटी की थी। उन्होंने हंसी ठिठोली से भरा किस्सा सुनाया और सब तालियां बजाने लगे। फिर दीपिका का नाम पुकारा गया। दीपिका बड़े आत्मविश्वास से स्टेज पर गई। उसने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, रेस्पेक्टेड एल्डर्स, डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द रोल ऑफ मॉडर्न वुमेन इन सोसाइटी। शुरुआत तो ठीक थी, सब लोग उत्सुक होकर सुनने लगे, पर कुछ ही देर बाद उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उसका गला सूख गया, शब्द गड़बड़ाने लगे। कुछ महिलाएं फुसफुसाईं, हमें तो अंग्रेजी समझ ही नहीं आ रही, और कुछ बच्चे हंस पड़े। दीपिका का चेहरा लाल हो गया। उसने स्पीच अधूरी छोड़ दी और जल्दी से स्टेज से उतर गई। भीड़ में हल्की हंसी गूंज गई। अब बारी आई सुमित्रा देवी की। उन्होंने घबराते हुए कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे बड़ा भाषण देना नहीं आता, लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने सरल भाषा में भगवान राम और माता सीता की कथा सुनाई, जिसमें त्याग, धैर्य और स्त्री की असली शक्ति की झलक थी। उनकी आवाज़ में सच्चाई और अनुभव था। पूरा माहौल शांत हो गया। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। कहानी खत्म होते ही जोरदार तालियां बजी। किसी ने कहा, वाह भाभी जी, आपने तो दिल जीत लिया। दीपिका को जैसे किसी ने धरती में गाड़ दिया हो। सभा खत्म होने के बाद घर लौटे। रात को श्याम प्रसाद जी ने दीपिका को बुलाया और शांत स्वर में बोले, बहू आज कैसा लगा? जब तुम अंग्रेजी बोल रही थी तो सब लोग हंस रहे थे, और जब तुम्हारी सास साधारण कहानी सुना रही थी तो सब ताली बजा रहे थे। दीपिका चुप रहे, आंसू उसकी आंखों में भर आए। श्याम प्रसाद जी ने आगे कहा, क्योंकि ज्ञान केवल किताबों से नहीं होता, असली ज्ञान अनुभव में और दिल की सच्चाई में होता है। तुम्हारी सास अनपढ़ है, पर उनके जीवन के अनुभव ने उन्हें बड़ा बनाया है। बहू, दूसरों की कमजोरी का मजाक उड़ाना आसान है,
लेकिन खुद उनकी जगह खड़े होकर देखो तो असली दर्द समझ में आता है। दीपिका का सिर झुक गया। उस रात दीपिका देर तक जागती रही। वो सोच रही थी, मैं हमेशा माँ जी को ताने देती थी, जबकि असली सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। आज तो मैं सबके सामने शर्मिंदा हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खिड़की से आती चांदनी कमरे में बिखरी हुई थी। दीपिका बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। श्याम प्रसाद जी अपने कमरे में खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके मन में एक संतोष था, परीक्षा का दिन सफल रहा। अब दीपिका के मन में अपराध बोध की चिंगारी जल चुकी थी। अब बस उसे पूरी तरह बदलने की जरूरत है। रात का समय था, घर की सारी बत्तियां बुझ चुकी थी। आंगन में रखे तुलसी के चौरे पर दीपक धीमी लौ से जल रहा था। सुमित्रा देवी थककर अपने कमरे में सो चुकी थी। रितेश भी ऑफिस की थकान से बेखबर नींद में डूबा था। पर बैठक में दो लोग अब भी जाग रहे थे। एक और कुर्सी पर बैठे श्याम प्रसाद जी और दूसरी ओर सिर झुकाए दीपिका। श्याम प्रसाद जी ने गहरी सांस लेकर कहा, बहू, कल सभा में जो हुआ उससे तुम्हें कैसा लगा? दीपिका की आंखें लाल थी। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा जी, बहुत बुरा लगा। सबके सामने मेरी हंसी उड़ गई। मुझे लगा मैं जमीन में गड़ जाऊं। श्याम प्रसाद जी शांत स्वर में बोले, यही तो दर्द तुम्हारी माँ रोज महसूस करती है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने हर अपमान को चुपचाप सहा। सोचो, जब तुम मेहमानों के सामने कहती हो कि माँ जी को तो लिखना नहीं आता, तब उनका दिल कैसा टूटा होगा। दीपिका की आंखों से आंसू टपकने लगे। श्याम प्रसाद जी धीरे धीरे बोले, दीपिका, तुम्हारी माँ जैसी सासू माँ आजकल मिलती कहाँ है? उन्होंने अपना पूरा जीवन इस घर को संवारने में लगा दिया। तुम्हें खाना बनाकर खिलाया, तुम्हारे हर सुख दुख में साथ खड़ी रही। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? ताने, मजाक और अपमान। दीपिका रो पड़ी। पापा जी, मैंने सचमुच बहुत गलत किया, पर मुझे लगता था कि अनपढ़ होना शर्म की बात है। सब लोग क्या सोचते होंगे? श्याम प्रसाद जी ने कठोर स्वर में कहा, शर्म अनपढ़ होने में नहीं है, शर्म तो दूसरों की इज्जत ना करने में है। तुम्हारी मां अनपढ़ सही, लेकिन उनके संस्कार और धैर्य की बराबरी कोई पढ़ा लिखा भी नहीं कर सकता। असली पढ़ाई यही है, इंसानियत, सम्मान और प्यार। दीपिका का दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। दीपिका फूट फूट कर रो पड़ी। पापा जी, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने माँ जी का दिल दुखाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके मन पर क्या बीतती होगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। श्याम प्रसाद जी ने उसका सिर सहलाया। बिटिया, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, अगर वो अपनी गलती मान ले। तुम्हारा अपराध बोध ही तुम्हारा पहला कदम है बदलाव की ओर। थोड़ी देर चुप रहने के बाद श्याम प्रसाद जी ने अपनी पत्नी के पुराने दिनों का किस्सा सुनाया। दीपिका, जब मैंने शादी की थी तब सुमित्रा 10वीं तक भी नहीं पढ़ पाई। उनके घर वालों ने उन्हें स्कूल से निकालकर चूल्हा चौका पकड़ा दिया था। शादी के बाद उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, उल्टे उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने में मदद की। तुम जानती हो, जब मैं बैंक की नौकरी में था, कई बार फाइलें घर लाकर रात भर काम करता था। उस समय सुमित्रा को शब्दों का अर्थ तक नहीं पता था, लेकिन वो मेरे लिए चाय बनाकर मेरे पास बैठकर मेरी थकान मिटाती थी। उनकी वही हिम्मत और धैर्य मुझे आगे बढ़ाता रहा। दीपिका ध्यान से सुन रही थी। आज अगर मैं सम्मान से जी रहा हूँ तो उसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारी माँ का है, और तुम उसी औरत को हर दिन रुलाती हो। बताओ, क्या ये न्याय है? दीपिका जोर से रो पड़ी। श्याम प्रसाद जी ने आगे कहा, दीपिका बहू, इंसान की असली परख ये नहीं कि उसने कितनी किताबें पढ़ी, बल्कि ये है कि वो दूसरों की भावनाओं को कितना समझता है। तुम्हारी किताबों ने तुम्हें अंग्रेजी बोलना सिखाया, पर क्या उन्होंने तुम्हें माँ का सम्मान करना सिखाया? दीपिका ने सिर झुकाकर कहा, नहीं पापा जी, मैंने तो कभी माँ जी की आंखों में आंसू भी नहीं देखे। मैं खुद गर्ज हो गई थी। श्याम प्रसाद जी ने नरम स्वर में कहा, बहू, अभी भी देर नहीं हुई। अगर तुम सच्चे दिल से माफ़ी मांगो और उनका सम्मान करो तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा। दीपिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा जी, कल ही मैं माँ जी से माफ़ी मांग लूँगी। अब से मैं उनका मजाक नहीं उड़ाऊंगी, बल्कि उनसे सीखूंगी कि घर कैसे संभालना है, रिश्ते कैसे निभाने हैं। आप देखिएगा, मैं माँ जी की परछाई बन जाऊंगी। श्याम प्रसाद जी की आंखें भर आई
उन्होंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। हे प्रभु, मेरी मेहनत रंग ला रही है, अब ये बहू बदलेगी। रात गहरी हो चुकी थी। दीपिका अपने कमरे में गई और देर तक सो नहीं पाई। उसके मन में माँ जी के साथ किए गए हर ताने की गूंज थी, पर अब उसके दिल में एक नई रोशनी भी थी, सुधार की रोशनी। श्याम प्रसाद जी खिड़की से बाहर आसमान की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। अब दीपिका बदलने लगी है। अगले दिन वो सुमित्रा से माफ़ी मांगकर उनका दिल जीत लेगी। सुबह का समय था। आंगन में सूरज की हल्की किरणें उतर रही थी। तुलसी के पौधे के पास अगरबत्ती की सुगंध फैल रही थी। सुमित्रा देवी रोज की तरह पूजा में व्यस्त थी। उनके होंठों पर मंत्र थे, पर आंखों में अब भी वही उदासी थी जो महीनों से उनकी साथी बन चुकी थी। दीपिका कमरे से बाहर आई। उसकी आंखें रात भर रोने से सूजी हुई थी। वो कुछ देर तक सासू माँ को देखती रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी और उनके चरणों में झुक गई। दीपिका की आवाज़ कांप रही थी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपकी अनपढ़ता का मजाक उड़ाया, आपको नीचा दिखाया, जबकि असली पढ़ाई तो आपके अनुभव और संस्कार में है। मैं कितनी नादान थी कि ये समझ ही नहीं पाई। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुमित्रा देवी चौंक गई। उन्होंने तुरंत दीपिका को उठाया और कहा, बहू, ये तुम क्या कह रही हो? बहू तो बेटी जैसी होती है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। दीपिका फूट फूट कर रो पड़ी। माँ जी, मुझे माफ़ी मांगनी ही होगी। मैंने आपको रुलाया है, मैंने आपको बोझ समझा, पर आज एहसास हुआ कि असली घर तो आपके बिना अधूरा है। अब से मैं आपकी परछाई बनकर रहूँगी, आप जो कहेंगी वही करूँगी। सुमित्रा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने बहू को गले से लगा लिया। आंगन में मानो भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही हो। उस दिन से घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पहले दीपिका सासू माँ को रसोई से दूर रखती थी, पर अब वो खुद कहती, माँ जी, आज आप मुझे दाल बाटी बनाना सिखाइए। दोनों साथ रसोई में काम करती। दीपिका सीखती और बार बार कहती, वाह माँ जी, आपके हाथ का स्वाद तो कमाल का है। दीपिका ने कहा, माँ जी, अब मैं आपको पढ़ाना लिखाना सिखाऊंगी, आप भी अपना नाम लिखेंगी और किताब पढ़ेंगी। सुमित्रा झिझकी, पर बहू के उत्साह ने भी प्रेरित किया। शाम को दोनों बैठकर अक्षर सीखने लगी। अब दीपिका कभी ताना नहीं मारती। मेहमानों के सामने वो गर्व से कहती, मेरी माँ जी मेरे लिए सबसे बड़ी टीचर हैं। इन्होंने मुझे सिखाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। रितेश ने भी ये बदलाव देखा। वो हैरान था कि घर का तनाव कहाँ गायब हो गया। एक शाम उसने पिता से पूछा, पापा, ये सब आपने किया है ना? आपने दीपिका को समझाया। श्याम प्रसाद जी मुस्कुराए, बेटा, मैंने बस आईना दिखाया। असली बदलाव दीपिका ने खुद किया। याद रखना, पत्नी को समझाना पति का भी कर्तव्य है, वरना घर का सुख डगमगा जाता है। रितेश की आंखें झुक गई। उसने अपनी चुप्पी पर शर्माई। धीरे धीरे दीपिका और सुमित्रा की जोड़ी पूरे मोहल्ले में मिसाल बनने लगी। जहाँ पहले दीपिका कहती थी, माँ जी को तो कुछ नहीं आता, अब वही दीपिका कहती, मेरी माँ जी ने मुझे असली ज़िंदगी जीना सिखाया। मोहल्ले की औरतें कहती, देखो, बहू और सास एक दूसरे का सहारा बन गई हैं, यही तो असली घर होता है। एक रात श्याम प्रसाद जी अपने आंगन में बैठे थे। सामने सुमित्रा और दीपिका साथ बैठी हंस रही थी। उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिस बहू को मैं सबक सिखाना चाहता था, वही आज मेरी पत्नी की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। यही मेरी असली जीत है। चांदनी आंगन में बिखरी हुई थी। सुमित्रा देवी के चेहरे पर अब उदासी नहीं थी, बल्कि मुस्कान थी। दीपिका उनके पास बैठी थी जैसे एक बेटी अपनी माँ के पास बैठती है। श्याम प्रसाद जी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा घर आत्मसम्मान की छाँव में है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।